ये 11th क्लास का एक टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट, जिसके बारे में आज के क्लास में हम लोग देखेंगे। ये मोल कॉन्सेप्ट की ज़रूरत हमें हर जगह होता है। बहुत सारे कंपटीशन में भी मोल कॉन्सेप्ट पर ही बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए इसका कॉन्सेप्ट जो है बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये रिक्वेस्ट किया था कि सर मोल कॉन्सेप्ट पर एक क्लास दे दें। मोल क्या होता है, इससे पहले हम कुछ जानेंगे। डजन क्या होता है, मोल क्या होता है। मोल एक काउंटिंग यूनिट, जिस तरह से डजन एक काउंटिंग यूनिट है। डजन क्या होता है, डजन एक ऐसा काउंटिंग यूनिट है जो 12 को काउंट करता है। इसी तरह से रिम है हमारा, ये बराबर होता है 500। Similarly, mole is also a counting unit which is equal to 6.022 into 10 raised to power 23। अब डजन का यूज हम कहाँ करते हैं, रिम का यूज कहाँ करते हैं, मोल का यूज कहाँ करते हैं। ऑल दीज 3 आर काउंटिंग यूनिट, और बहुत सारे काउंटिंग यूनिट्स है जिसका यूज हम लोग डिफरेंट पोजीशन पे, डिफरेंट जगह पे हम लोग इसका यूज करते हैं। तो डजन का यूज़ कहाँ करते हैं, जैसे अगर बनाना ख़रीदने हम जाते हैं तो कैसे बनाना दे रहे हैं, अगर हम पूछते हैं कैसे दिया भाई बनाना, वो कहते हैं 12 रुपये डज़न या 20 रुपीज़ डज़न। डैट मीन्स बनाना की काउंटिंग हम डज़न में करते हैं। अगर पेपर बुक शॉप पे या स्टेशनरी शॉप पे हम लोग जाएं और वहाँ पे कहें कि हमें पेपर चाहिए, कुछ पेपर के शीट्स चाहिए, तो पूछते हैं हमसे कितने रिम चाहिए। दैट मीन्स एक रिम में 500 शीट्स होते हैं। तो पेपर की काउंटिंग हमने रिम में किया। अब ये मोल है 6.022 इंटू 10 raised to power 23। ये बहुत बड़ी संख्या है। अगर पूरे वर्ल्ड के ह्यूमन बींग को अगर ले आए और उसको अगर देखें तो वो भी एक मोल से कम हो जाएंगे। दैट मीन्स ये मोल जो है कोई बड़ी चीज़ को काउंटिंग के लिए हम यूज़ नहीं करते हैं। तो कहाँ हम इसका यूज़ करते हैं, मोल का यूज़ कहाँ किया जाता है। तो मोल का यूज़ इस जगह पे किया जाएगा जहाँ उसके जो साइज़ हैं, पार्टिकल्स के जो साइज़ हैं बहुत ही छोटे हो। इसलिए मोल्स के जो यूज़ करते हैं हम लोग एटम्स को काउंट करने के लिए, मॉलिक्यूल्स को काउंट करने के लिए, आयंस को काउंट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करने के लिए, etc। जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिसको हम नगण्य आँख से नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, जिसको काउंट करने के लिए हम मोल का यूज़ करते हैं, तो अब मोल के कॉन्सेप्ट के बारे में, अब मोल के बारे में हम लोग ये कॉन्सेप्ट, मोल का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि मोल का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं। मोल का यूज़ हम लोग उस जगह पे करते हैं जहाँ पे पार्टिकल्स का साइज़ बहुत ही छोटा हो, एटम्स को काउंट करने में, आयंस को काउंट करने में, इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करने में। आप लोगों को बस इतना याद रखना है कि मोल्स जो होता है 6.022 इंटू 10 raised to power 23 के बराबर होता है, उसको हम एक मोल कहते हैं। बस इसको याद रखिएगा। इस मोल को जानने से पहले, इस मोल कॉन्सेप्ट को जानने से पहले हमें कुछ इसके बारे में जो है कुछ बेसिक्स, कुछ बेसिक्स हम जानें कि इसका यूटिलाइज़ हम कहाँ करें, इसका यूटिलाइज़ कहाँ किया जा सकता है, मोल का यूटिलाइज़ कहाँ कर सकते हैं हम। तो इसके लिए सबसे पहले आप जानिए एटम्स क्या होता है। एटम एक ग्रीक वर्ड से निकला है। इसमें जो है 2 चीज़ से बना हुआ है, ए और टॉम जो निकला है टॉमस। ए का मतलब होता है नॉट, और टॉम जो निकला है टॉमस से। टॉमस इज ए ग्रीक वर्ड, जहां से टॉम निकला है, इसका मतलब है डिविजिबल। तो एटम जो है वो डिविजिबल नहीं होता है। पहले हमें ये धारणा था कि एटम किसी भी सब्सटेंस का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। अभी भी जो है हम इसका डेफिनेशन बहुत सारे बुक्स में इसी तरह से हम देखते हैं कि एटम्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एनी एलिमेंट विच कैन नॉट बी डिवाइडेड और विच टेक पार्ट्स इन केमिकल रिएक्शन।
मैं थोड़ा सा इस पे क्लियर करना चाहूँगा कि एटम्स पे थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहूँगा। अगर किसी भी एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि हमने देखा कार्बन, कार्बन का नाम हम पहले से जानते हैं। कार्बन एक ऐसा एटम है जिसमें 6 प्रोटॉन्स होते हैं, 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब ये रिएक्शन करता है तो इसके जो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कार्बन 12 आइसोटोप्स की बात हम कर रहे हैं, जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स केमिकल रिएक्शंस में भाग लेते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बन। और इलेक्ट्रॉन स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है। अगर 3 ही फंडामेंटल पार्टिकल्स हम मान लें, एटम्स की फंडामेंटल पार्टिकल्स 3 ही मान लें, तो इलेक्ट्रॉन्स को तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारा स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है केमिकल रिएक्शन में भाग भी लेता है। तो क्या हम इलेक्ट्रॉन्स को एटम कह सकते हैं? नहीं, इलेक्ट्रॉन को एटम हम नहीं कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है ये तीनों मिला करके हमारा एटम। तो इसका मतलब है कि एटम का कुछ डेफिनेशन हम जो है थोड़ा सा मिस कर रहे हैं। उस तरह से जो है अगर सही तरह से हम डेफिनेशन इसका करें तो क्लियर हो जाएगा एटम क्या है। तो एटम जो है, आप आज से ये देखेंगे कि एटम जो है किसी भी एलिमेंट का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है जिसमें उस एलिमेंट के सभी प्रॉपर्टीज़ मौजूद हों, उसे ही एटम कहेंगे। तो आप लिख लीजिए, एटम का डेफिनेशन लिखिए। एटम is the smallest particle of an element having all the properties of that element। उस एलिमेंट के सभी प्रॉपर्टी जिसमें मौजूद हों उसी को हम एटम कहते हैं। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास जो है, यहाँ पे एटम का जो मास होगा एटॉमिक मास कहलाएगा। एटॉमिक मास नियरली वो थ्री टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं एब्सोल्यूट एटॉमिक मास। दूसरा रिलेटिव एटॉमिक मास। तीसरा ग्राम एटॉमिक मास। सबसे पहले एब्सोल्यूट एटॉमिक मास के बारे में आज हम लोग देखेंगे। एब्सोल्यूट एटॉमिक मास क्या होता है? एब्सोल्यूट जैसा कि नाम से ही पता है, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, किसी भी एटम का एक्चुअल मास जो होगा ग्राम में, उसको एब्सोल्यूट एटॉमिक मास कहेंगे। आप जानते हैं एटम का साइज बहुत छोटा होता है। जब छोटा होता है तो उसको एब्सोल्यूट एटॉमिक मास हम कैसे निकालेंगे? किस बैलेंस? बीम बैलेंस से नहीं, स्प्रिंग बैलेंस से नहीं। उसका एटॉमिक मास निकालने के लिए एक स्पेशल इक्विपमेंट होता है जिसको मास स्पेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। तो एब्सोल्यूट एटॉमिक मास वन एटम का, किसी भी एलिमेंट के वन एटम का जो एक्चुअल मास होता है उसी को एब्सोल्यूट एटॉमिक मास कहते हैं, जिसको हम लोग एक इक्विपमेंट के द्वारा निकालते हैं जिसको मास स्पेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। तो इसका पहले डेफिनेशन लिख लीजिए एब्सोल्यूट एटॉमिक मास का। एक्चुअल मास ऑफ वन एटम of any element is called absolute atomic mass।
किसी भी एलिमेंट के एक एटम का जो मास होता है, एक्चुअल मास, उसको एब्सोल्यूट एटॉमिक मास कहते हैं। और कार्बन का एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, इसको किस चीज़ के द्वारा निकालते हैं? तो इट इज़ कैलकुलेटेड बाय मास स्पेक्ट्रोस्कोप। और कार्बन का जब हम कार्बन 12 आइसोटोप्स, कार्बन के तो बहुत सारे आइसोटोप्स हैं, 12 कार्बन 14, तो कार्बन 12 आइसोटोप्स का जो एक एटम का मास होता है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12, ये इक्वल्स टू होता है 1.993 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। दिस इज द एक्चुअल एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। ये मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से कैलकुलेट किया। इसी तरह से बहुत सारे एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास हम एटॉमिक मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से कैलकुलेट करके याद करेंगे, तो ये याद रखना बहुत ही कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। और इसको जो यूटिलाइज करेंगे तो ये यूटिलाइजेशन भी बहुत ही कॉम्प्लिकेशन शो करेगा। तो इसीलिए एब्सोल्यूट एटॉमिक मास जो है, जैसे कि कार्बन का देख रहे हैं, इसको याद भी करना काफ़ी टफ है, इसको हैंडल भी करना काफ़ी टफ है, कैलकुलेशन भी काफ़ी टफ हो जाएगा। इसीलिए साइंटिस्ट लोग जो है एब्सोल्यूट एटॉमिक मास के बाद जो है ये रिलेटिव एटॉमिक मास किया, जिसमें जो है आज जिसको हम लोग देखेंगे उसको देख लें थोड़ा सा। रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? रिलेटिव एटॉमिक मास में जो है कार्बन 12 आइसोटोप्स के 1 एटम का मास लिया, उसका 1/12 किया और उससे कंपेयर करके दूसरे एलिमेंट का मास निकाला। ठीक है, तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन हम लिख लें। इट इज द नंबर which indicates the one atom of any element is how many times heavier than the 1/12 of the mass of one atom of C12 isotopes. C12 आइसोटोप्स के एक एटम का जो एटॉमिक मास होगा, एक्चुअल मास होगा, उसका जो 1/12 कर देंगे तो जो भी पार्ट बचेगा उसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास उससे जो है कंपेयर करते हैं, उससे अगर कोई एलिमेंट का एक एटम अगर 1 टाइम्स भारी है तो उसका 1 AMU मास होगा, 2 टाइम्स भारी है तो 2 AMU होगा। तो इसीलिए जो है उसको हम एटॉमिक मास कहते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास उस एलिमेंट का कहते हैं। तो सबसे पहले जो है हम AMU, इसके लिए यूनिट क्या है तो AMU, इसके बारे में जाने क्या होता है। AMU एटॉमिक मास यूनिट, AMU एटॉमिक मास यूनिट। ये क्या होता है? कार्बन 12 आइसोटोप्स है। कार्बन 12 आइसोटोप्स के जो है कार्बन 12 आइसोटोप्स का कार्बन 12 आइसोटोप्स का एक एटम हम लेते हैं और उस एटम के मास को 1/12 पार्ट कर देते हैं, तब उसको हम 1 AMU कहते हैं। तो इसको पहले डिफाइन कर लीजिए।
1/12 part of the mass of one atom of carbon 12 आइसोटोप्स। कार्बन 12 आइसोटोप्स के एक एटम के मास का 1/12 पार्ट जो होगा उसको हम कहेंगे 1 AMU। 1 AMU इक्वल्स टू हो जाएगा एटॉमिक मास ऑफ C12 आइसोटोप्स, C12, और ये एब्सोल्यूट होना चाहिए, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास ऑफ C12 बाय ट्वेल्व। और एक्चुअल मास ऑफ C12 हमने देखा 1.993 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम डिवाइडेड बाई 12। ये जो है रफली इक्वल्स हो जाएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो अब जो है इसी को हम कहेंगे 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट। तो सो 1 AMU इक्वल्स टू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब इसी से कंपेयर करेंगे, इससे अगर कोई एलिमेंट 1 टाइम्स हेवियर है तो उसका एटॉमिक मास 1 AMU हो जाएगा, अगर 4 टाइम्स है तो 4 AMU। इसको एप्लीकेट करने के बाद हमने देखा कि किसी भी एलिमेंट का जो है रिलेटिव एटॉमिक मास जैसे हमने निकाला, जैसे हाइड्रोजन का हमने देखा, तो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जब मास हमने यहाँ पे रखा और AMU को यहाँ पे रखा, AMU के मास 1 AMU में बराबर जितना ग्राम हुआ यहाँ पे रखा, तो हमने देखा कि ये रफली इक्वल्स टू 1 आता है, डेट मीन्स 1 AMU। इसी तरह से अगर हीलियम का हमने निकाला तो इसका मास रफली 4 AMU आया। इसी तरह से नाइट्रोजन का जब हमने निकाला तो इसका 14 AMU आया। अब जब हम इसको रिलेटिव एटॉमिक मास हमने लिया तो देखा कि इसको याद करना भी आसान है, इसका कैलकुलेशन भी आसान है, और कहीं भी जो है इसकी वैल्यू चेंज भी नहीं होगा। और जब हम रिलेटिव एटॉमिक मास किसी चीज़ का याद रखेंगे तो उसका एक्चुअल मास भी हम फाइंड कर लेंगे। जैसे कि हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक 1 AMU, तो 1 AMU को अगर ग्राम में चेंज करेंगे तो 1 AMU की वैल्यू हम जानते हैं, 1 AMU 1.67 इंटू 10⁻⁻20 ग्राम के 24 ग्राम के इक्वल होगा। तो 1 रिलेटिव एटॉमिक मास अगर याद है हमें तो उससे हमें एब्सोल्यूट एटॉमिक मास भी आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो रिलेटिव एटॉमिक मास जो है बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको हमें ध्यान में रखना है। मोल कॉन्सेप्ट में जो है बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, ग्राम एटॉमिक मास क्या है। ग्राम एटॉमिक मास, इसको हम मोलर मास भी कहते हैं। नाम से ही क्लियर है, मोलर मास। एक मोल एटम का जो मास होगा उसको ग्राम एटॉमिक मास कहेंगे या मोलर मास कहेंगे उस एलिमेंट का। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। एक्चुअल मास ऑफ 1 मोल atoms of actual mass of 1 mole atoms of any element in grams is called GAM, ग्राम एटॉमिक मास। किसी भी एलिमेंट के 1 मोल का जो एक्चुअल मास होगा उसको ग्राम एटॉमिक मास कहेंगे। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें जैसे निकालना है ग्राम एटॉमिक मास, निकालना फाइंड करना है ग्राम एटॉमिक मास। किस चीज़ का फाइंड करना है? जैसे हम फाइंड करते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन का ही फाइंड कर लीजिए। देखिए
बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा आता है इसमें। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है और मास नंबर 14 होता है। ये 14 AMU हमें पता है। तो इसका सबसे पहले रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा? रिलेटिव, जिसको हम लिख लेते हैं नाइट्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास, हम जानते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन 14 AMU। नाइट्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास 14 AMU है। अब इस नाइट्रोजन का अगर हमें पता करना हो एक्चुअल मास क्या होगा, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन कितना, तो 1 AMU हमें पता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। दिस इज द एब्सोल्यूट एटॉमिक मास। अगर ये 14 AMU हमें याद है तो एब्सोल्यूट एटॉमिक मास भी याद हो गया, इसका एक्चुअल मास कितना होगा वो भी याद हो गया। अब ग्राम एटॉमिक मास इसका फाइंड करें तो हमें पता है ग्राम एटॉमिक मास जो होता है 1 मोल का मास होता है। अब 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं ये हम लोग जानते हैं। मोल इज ए काउंटिंग यूनिट, और काउंटिंग यूनिट है तो उसका 1 मोल इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻²3। एक एटम का मास हमें पता है, तो एक एटम का मास पता है 14 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 इंटू, और 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं हमें पता है, जो एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻²3, 6.022 इंटू 10⁻²3। अब हम क्या करते हैं कि इसको और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हम देखते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा यहाँ पे आ जाता है। ये 14 हो गया और ये नियरली अबाउट 1 के इक्वल हो जाएगा, 0.9999 समथिंग आएगा। आप देख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं, ये 1 के इक्वल आ जाएगा। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 14 ग्राम। तो देखिए रिलेटिव एटॉमिक नंबर, रिलेटिव एटॉमिक मास हमें याद करने से जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हम यहाँ पे डिराइव कर लिए हैं कि इसको रिलेटिव एटॉमिक मास जो है याद करने से ये तीनों चीज़ आपको लर्न हो जाएगा और कैलकुलेशन में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे 14 AMU रिलेटिव एटॉमिक मास है तो एब्सोल्यूट एटॉमिक मास भी हम निकाल लेंगे, और जितना रिलेटिव एटॉमिक मास है वही हमारा, उसी के साथ जो है AMU हटा दे, वहाँ पे ग्राम लिख दें, G लिख दें, और यही जो है हमारा हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास, यही हो जाएगा मोलर मास। ये कैलकुलेशन है, तो इसीलिए हमने रिलेटिव एटॉमिक मास जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मोल कॉन्सेप्ट के बारे में जो है बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आपको जो है ये वीडियो मेरा अगर ठीक लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दूसरे से शेयर कीजिएगा और मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलता रहे।